इसको हमने भूमंडलीय पवन नाम दिया था, इंग्लिश में प्लैनेटरी विंड कहा जाता है। भूमंडलीय पवन मतलब इसको भूमंडलीय पवन क्यों कहा जाता है, ये जानने की जरूरत है। भूमंडलीय पवन इसलिए कहा जाता है कि ये पवनें पूरे साल भर पूरे भूमंडल पर चलती हैं, पूरे वर्ष भर भूमंडल पर चलती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है भूमंडलीय पवन। तो मान लिया 0 डिग्री अक्षांश है और इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 प्रकार की होती है भूमंडलीय पवनें। एक को हमने बोला था ट्रेड विंड, ये मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि पूरे भूमंडल पर पूरे वर्ष भर चलती हैं, इसलिए इन्हें भूमंडलीय पवन कहा जाता है। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को हमने नाम दिया था ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। अगर इस पवन का प्रभाव देखा जाए कहां पे होता है, तो इस पवन का प्रभाव हम मान सकते हैं 0 से 30 के बीच में, ठीक है, 30 से 0 डिग्री के बीच में, या 30 से 5 डिग्री आप बोल दीजिए नॉर्थ, और 30 डिग्री साउथ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में इस पवन का प्रभाव होता है। क्योंकि प्राचीन समय में ये पवन व्यापार में काफी हेल्प करती थी। अरेबियन कंट्री से घोड़े वोड़े का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, तो व्यापार करने में काफी मदद करती थी, इसलिए इसको व्यापारियों ने नाम दे दिया था व्यापारी पवन, इसलिए व्यापारी पवन के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इसको दूसरा नाम जो दिया गया है स्टर्लीज नाम दिया गया है। इसको पूर्वी पवन के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूर्वी पवन इसलिए बोला जाता है कि ये पवन जो है पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, इसीलिए इसको हम पूर्वी पवन के नाम से संबोधित कर सकते हैं, या बोला भी जाता है इसको पूर्वी पवन। कैसे पूरब से पश्चिम चलती है वो देखिए आप। अभी मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं क्या करती हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, उनके डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किधर, लेफ्ट में। और आपको यह भी बताया कि जो हवाएं चलती हैं उच्च दाब से किधर चलती हैं, उच्च दाब से किधर चलती है, निम्न दाब की तरफ चलती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, उच्च दाब से हमेशा किधर चलेंगी, निम्न दाब की तरफ चलेंगी। और जो दाब और तापमान के बीच में रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जहां तापमान ज्यादा होगा वहां दाब क्या होगा, कम होगा। तो आप बताइए सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होगा। अगर हम पूरे साल का औसत लेके चलें तो सबसे ज्यादा तापमान लगभग 0 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य की जो वर्टिकल किरणें हैं या वर्टिकल रेज है वो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास ही पड़ती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंसुलेशन यही हिस्सा क्या करता है, प्राप्त करता है, या सूर्य से आने वाले इंसुलेशन की सबसे ज्यादा मात्रा यही प्राप्त करती है। अधिक तापमान होने के कारण यहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो, और इसके तुलना में 30 डिग्री अक्षांश पर तापमान कम होने, इसके तुलना में कम होता है, इसलिए यहां पर हाई प्रेशर बिल्ड बन जाता है। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो यहां पर इंसुलेशन सूर्य तक पहुंच ही नहीं पाता, यहां पर पूरे साल बर्फ जमा रहता है। यहां पर अत्यधिक लो टेम्परेचर होने के कारण यहां पर क्या बनता है, हाई प्रेशर, और यहां पर भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर। 60 डिग्री अक्षांश पर, 60 डिग्री अक्षांश पर पोलर का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ध्रुवों की ओर से आने वाली पवनों का, इसलिए इसके तुलना में यहां पर जो है प्रेशर कम होगा। और भी एक कारण है कम होने का, जैसे कि गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराओं का जो प्रभाव होता है वो अगर देखा जाए निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होता है, और ये गर्म जलधाराएं जो हैं 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जाकर कन्वर्ज करती हैं, और वहां पर जाके तापमान को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और तापमान बढ़ने के कारण वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लगभग मान लिया जाता है 60 डिग्री अक्षांश के आसपास पर, क्योंकि 90 डिग्री का ज्यादा यहां पर प्रभाव होता है। दूसरी बार गर्म जो जलधाराएं हैं यहां पर आकर कन्वर्ज करती हैं, तापमान बढ़ाती हैं, और इस वजह से यहां पर हम जो है लो प्रेशर बेल्ट जो है बनता है। तो यहां पर हम लो प्रेशर रख सकते हैं। और अभी हमने बात किया कि हवा जो है हमेशा उच्च दाब से किधर चलेगी, निम्न दाब की तरफ चलेगी। तो पवन कहां, 30 से अगर बीच में चलना होगा तो 30 से किधर जाएगी, 0 की तरफ, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, यहां पर लो प्रेशर। और हवा चूंकि उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में घूम के चलेगी, तो इसलिए पवन ऐसे चलेगी यहां पर कोरियोलिस फोर्स के कारण। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में जो है हाई प्रेशर से पवन जब लो प्रेशर की तरफ जाएगी, मतलब 30 डिग्री से 0 के बीच में, तो लेफ्ट में घूम के जाएगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स हवाओं की डायरेक्शन को लेफ्ट में जो है ड्रिफ्ट कर देता है, इसलिए पवन जो है लेफ्ट में घूम जाएगी यहां पर,
तो आप अगर देखिए तो ये पवन पूरब से किधर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, इसीलिए इसको पूर्वी पवन बोल दिया जाता है। नहीं तो हम इसको दूसरे नाम से भी यहां बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तर में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है और दक्षिण में पवन साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसको उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कह दिया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में क्या कॉमन है, ईस्ट, इसीलिए इसको ईस्टर्लीज विंड के नाम से भी आप बोल सकते हो, ये इसको पूर्वी पवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में बात किया जाए तो इसको उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन बोलोगे या उत्तरी पूर्वी पवन बोलोगे, और दक्षिणी गोलार्ध में इसको दक्षिणी पूर्वी ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में उत्तरी गोलार्ध हो, चाहे 30 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध हो, इनके बीच में जो पवन चलती है उसको व्यापारी पवन के नाम से जाना जाता है। अब यहां क्वेश्चन आता है, सर आपने 0 डिग्री क्यों नहीं मार्क किया, 0 से 5 डिग्री के बीच को आपने छोड़ क्यों दिया, चाहे उत्तर की बात हो चाहे दक्षिण की बात हो। एक्चुअली में होता क्या है, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो विंड का जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है। 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में सामान्यतः जो विंड का मूवमेंट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि जब इधर से जो पवनें आ रही हैं हाई प्रेशर जोन से, क्योंकि यहाँ तापमान कम है तब पवन उतनी ज्यादा गर्म तो होगी नहीं, लेकिन 0 डिग्री अक्षांश के आसपास तापमान ज्यादा होने की वजह से जब पवनें 0 डिग्री की तरफ मूव करना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे उनका तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब वो 0 डिग्री अक्षांश के करीब पहुंचती हैं तब तक तापमान काफी हो चुका होता है और तापमान ज्यादा होने के कारण उनका प्रेशर, वहां पर प्रेशर क्या बन जाता है, लो। दूसरी बात, जब पवनें गर्म होंगी तो हल्की होंगी, क्योंकि डेंसिटी कम होगा, एक्सपेंड करेंगी, और हल्की होने के कारण पवन जो है ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देती हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश के आसपास तापमान ज्यादा है तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, और जब पवन 0 डिग्री अक्षांश के आसपास, चाहे वो 30 डिग्री नॉर्थ हो चाहे 30 डिग्री साउथ हो, तो जब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट की तरफ पहुंच रही हाई टेम्परेचर कारण, तो यहाँ पवनें काफी गर्म हो चुकी होती हैं, और गर्म होने के कारण हल्की होंगी, क्योंकि डेंसिटी कम होगा, एक्सपेंड करेंगी, और डेंसिटी कम होने के कारण ये हवा हल्की होकर ऊपर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पवन का जो मूवमेंट होगा वो वर्टिकल मूवमेंट शुरू हो जाता है, और यही पवनें ऊपर जाकर सैचुरेट करके कंडेंस कर क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं। और इस प्रकार जो वर्षा होती है उसको संवहनी वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास अगर आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार की वर्षा होती है, तो आप बोलोगे यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है, और पूरे साल किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनी वर्षा होती है, इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। क्योंकि जब गर्म पवनें ऊपर जाएंगी तो जो कि यहाँ तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी यहाँ ज्यादा होगा, तो एयर के पास नमी होगी यहाँ पर, तो जो पवन ऊपर की ओर जा रही है वो नमी को भी अब्जॉर्ब करती जाएगी और कुछ ऊंचाई पर जाकर वो संतृप्त हो जाएगी। और अब हमको पता है कि जब हम नीचे से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है। लगभग प्रत्येक किलोमीटर पर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग गिर जाती है। इसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो कि प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अब ये कमी क्यों आती है, क्यों ऊपर जाने पर तापमान कम होता है? देखो, जब हम एटमॉस्फेयर को 4 परतों में डिवाइड किया गया है मुख्यतः, तो वहां पर जब इसको आपको पढ़ाया जाएगा या आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में, तो जब हम ऊपर जाते हैं, चूंकि पहला सबसे जो परत होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, या उसको हम क्षोभ मंडल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऊपर हम जाते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, नहीं। एक सर्टेन ऊंचाई के बाद तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम समताप मंडल बोल सकते हैं। तो नीचे वाले जो मंडल है जिसमें सारी एटमॉस्फेरिक घटनाएं होती हैं, वहां पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज होती हैं वो निचले परत में होती हैं। वायुमंडल के किस भाग में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, निचले भाग में होती हैं। और जो सूर्य से इंसुलेशन आ रहा है वो डायरेक्ट एयर को हीट नहीं करती, वो पहले पृथ्वी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। पृथ्वी एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कंडक्शन
कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से एटमॉस्फेयर को क्या करती है, गर्म करती है। क्योंकि गैसेस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा निचले भाग में होता है, डेंसिटी ज्यादा नीचे होती है, इसलिए पृथ्वी के संपर्क में जो परत आएगी वो ज्यादा हीट प्राप्त करेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और उनमें हीट ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ क्या होता है, कम होता चला जाता है और लगभग ये ट्रेंड 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद जब हम आपको एटमॉस्फेयर बताएंगे तो उसके बाद क्या होता है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन आप इतना याद रखिए यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान क्या होती है, कम होती है और इसलिए पवन ऊपर जाकर सैचुरेट करेगी, क्योंकि जितना नमी लेना होता है वो ले चुकी होती है, फिर कंडेंस करके क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। तो वर्षा के 3 प्रकार होते हैं वैसे, एक होता है इसमें संवहनी वर्षा और यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश के आसपास क्या होती है, संवहनी वर्षा होती है, लगभग पूरे साल यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट है विंड का, इस वजह से यहाँ पर वर्षा काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरा हम यहाँ पर ये भी चीज बोल सकते हैं, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का सबसे ज्यादा जो मान होता है वो पोलर क्षेत्र में होता है, ध्रुवों में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाते जाओगे, चाहे 90 से आप इधर 0 की तरफ आओ, चाहे 90 से इधर 0 की तरफ जाओ, कोरियोलिस फोर्स का मान कम होता चला जाता है और लगभग 0 डिग्री अक्षांश के पास आते आते कोरियोलिस बल का मान 0 हो जाता है। पूरा 0 नहीं, लेकिन लगभग आप मान सकते हो 0 हो जाता है। इस कारण से यहां पर एयर में किसी भी प्रकार का ड्रिफ्टिंग नहीं होती, उनके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता और इस वजह से यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना भी क्या होती है, काफी कम होती है। तो चक्रवात 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 5 डिग्री साउथ के बीच में आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान लगभग 0 होता है। हवा में रोटेशन नहीं हो पाती और साइक्लोन में तो रोटेशन ही होता है विंड का, और जब रोटेशन नहीं तो उसको साइक्लोन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर चूंकि रोटेशन होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोरियोलिस बल का मान यहाँ पर लगभग 0 होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि डोल्ड्रम क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो डोल्ड्रम क्षेत्र क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 5 डिग्री साउथ के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको डोल्ड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोई बोले क्यों बोला जाता है, क्योंकि बोल देना यहाँ पे कोरियोलिस बल का मान लगभग 0 होता है, हवा में यहाँ रोटेशन नहीं क्रिएट हो